जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अंकित सिन्हा है और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सीआईएसएफ एसी एलडीसीई और ये जो पेपर है ये रिसेंटली कंडक्ट हुआ है लास्ट मंथ। इसके क्वेश्चंस को कवर करेंगे और जैसा कि आपको पता है सिविल सर्विसेज के लिए यूपीएससी के जो अन्य परीक्षाएं होती हैं जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती हैं उनके सवाल आपको हर हाल में करने हैं। मस्ट डू क्वेश्चंस होते हैं ये। सबसे पहली बात, यहाँ से आपको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है क्वेश्चंस की। दूसरी बात तो यह है कि आप जब इन क्वेश्चंस को देखते हैं, इनके सोर्सेज को समझते हैं, तो इससे एक बहुत ही बेहतर आइडिया लगता है कि हम किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। ये जो सीआईएसएफ वाला पेपर है लास्ट ईयर की भी मैंने एनालिसिस करी है। इन सभी वीडियोस को आप प्लेलिस्ट से ज़रूर देखें और मैं तो आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं लास्ट 2-3 ईयर्स के, ये आपको हर पेपर के कवर करने हैं। और ऑब्वियसली आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको 10-15 सालों के एटलीस्ट पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है। और क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बल्कि आप उसके इनडेप्थ एनालिसिस करो। ये सभी मैंने करवाया भी है चैनल में, अगर आप देखेंगे तो लास्ट 5 सालों के सिविल सर्विसेज के, सीडीएस के, एनडीए के, इन सभी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं और कुछ बाकी हैं उन्हें हम जल्द ही ऐड ऑन करेंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करेंगे। देखिए आपका क्या काम है, वीडियो पोस्ट करना है हर क्वेश्चन के साथ और इसके बाद जो है वो आपको आंसर खुद से पहले डिसाइड करना है। हाँ, मैं इस क्वेश्चन को मार्क करता या स्किप करता, इसके बाद ही आपको वीडियो प्ले करना है हर क्वेश्चन के साथ। मैं आपको ऑलमोस्ट सभी सवालों के सोर्सेज भी बताऊंगा। ये मैथ्स वगैरह के भी क्वेश्चन है साथ में, अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो में मैथ्स के क्वेश्चन भी कवर कर लूँगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। बेहद आसान सवाल है ये जो क्वेश्चन है ये हमारे सीडीएस 2019 में, एनडीए 2021 में और पहले भी बहुत बार सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। अलग अलग रूप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दमीने कोह किस ट्राइब से संबंधित है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में है, हर जगह पे है। संथाल से संबंधित है ये, ठीक है। दमीने कोह का क्या मतलब है, इस पर भी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम कवर करेंगे। देखिए बहुत बार ये पूछा गया है बट बहुत ही आसान सवाल थे। जैसे सीडीएस में जो क्वेश्चन है वो आपके ईयर से रिलेटेड था, किस ईयर में दमीने कोह का डिक्लेरेशन हुआ, तो 1832 में है। और उन क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी कवर भी किया। अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा हमने सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर किया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा दमीने कोह है क्या, तो इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। राजमहल एरिया की बात की जा रही है, ऑब्वियसली ये छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास के एरिया की बात की जा रही है। और इसका आंसर आप अगेन सोचिए वीडियो पोस्ट करके। देखिए यहाँ पे जो लार्ज एरिया है ये लैंड का डिमार्केशन किया गया और ये जो लैंड्स है ये संथाल के लैंड्स के रूप में डिक्लेयर किया गया और इसी लैंड को दमीने कोह कहा जाता है। ये किस रिवोल्ट से एसोसिएटेड है ये आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। 1857 के रिवोल्ट से पहले भी भारत में कई सारे रिवोल्ट्स हुए हैं और उन रिवोल्ट्स की समझ आपके लिए बेहद ज़रूरी है, बिकॉज उनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि 1857 के रिवोल्ट से पहले भी भारत में अलग अलग जगहों में रिवोल्ट्स देखने को मिले थे। क्या ये एनसीईआरटी में है, तो ऑब्वियसली है। थीम्स एनसीईआरटी में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन है और जैसा कि आपको पता है थीम्स एनसीईआरटी की जो 3 किताबें हैं उसमें हमने पहले और दूसरी किताब को बहुत ही डिटेल में कवर कर लिया है। दूसरी किताब का जो लास्ट चैप्टर है ये हम बेहद जल्द कवर कर लेंगे। फिलहाल अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछा जा रहा है, मेडिवल इंडिया में जो हेडमैन है, विलेज पंचायत के हेडमैन, इसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है? नोट पे जरूर फोकस करें ना। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, 4 ऑप्शन है आपके पास, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये कहा जा रहा है कि जो हेडमैन का पद है ये हमेशा हेरेडिटरी रहा, यानी जो हेडमैन है उनके बेटे ही हेडमैन बनेंगे, इस तरीके से ये देखने को मिला। और यहाँ पे जो वर्ड है वो ऑलवेज है, यानी ये हमेशा ही देखने को मिलेगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि जो चीफ फंक्शन है हेडमैन का ये होता था कि विलेज अकाउंट्स को ये तैयार करें, उसको सुपरवाइज करें। और तीसरा ये है कि जो हेडमैन की वन ऑफ द ड्यूटीज़ होती थी कि जो कास्ट सिस्टम है इसकी प्रॉपर वर्किंग को इंश्योर किया जाए, किसी भी तरह से कास्ट सिस्टम का वायलेशन ना हो, इस चीज़ की देखरेख हेडमैन के द्वारा की जा रही थी। और चौथा ये है कि जो ईस्टर्न इंडिया है उसमें सारे ही जो मैरिजेस हैं ये हेडमैन की प्रेजेंस में ही होते थे। तो उम्मीद है आपने इस आंसर को सोच लिया होगा। यह भी बेहद आसान सवाल है, डायरेक्टली हमारी थीम्स एनसीईआरटी से है, देख लेते हैं। ये जो थीम्स एनसीईआरटी का पार्ट 2 है इसका चैप्टर 8
पीजेंट जमींदार इन स्टेट। हाल ही में मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया है, और जैसा कि मैंने कहा था मुगल एम्पायर से संबंधित जो एग्रेरियन सोसाइटी है, ये वाला जो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने यही डिस्कस किया था कि 85% जनता है उस टाइम पे किसी ना किसी रूप में एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई थी। यहाँ से सीडीएस में क्वेश्चन भी आया था। रैयत, मुजारियाँ, ये सभी पीजेंट्स को ही कहा जाता है। इसके अलावा खुद कास्ता, पाही कास्ता, ये 2 टाइप्स थे पीजेंट्स के। क्या आपको याद है खुद कास्ता और पाही कास्ता के बीच डिफरेंस? कमेंट करके बताइए, इससे आपका भी रिवीजन होगा। और ये हमने बहुत ही डिटेल में कवर किया है। इसके बाद हम बात करते हैं मुकद्दम की, लेकिन उससे पहले जिनसे कामिल। जिनसे कामिल का मतलब परफेक्ट क्रॉप। उसके बाद कास्ट वगैरह, कास्ट सिस्टम से संबंधित बातें हैं। पंचायत और हेडमैन की बात है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि विलेज पंचायत क्या होता था, एल्डर्स की एक असेंबली होती थी, और यहाँ पे जो विलेजर्स हैं इनसे संबंधित हेरिडिटरी राइट्स देखने को मिलते थे, यानी प्रॉपर्टी पे हेरिडिटरी राइट्स होता था, और डेफिनेटली ये बहुत ही कॉमन है। इसके बाद मिक्स्ड कास्ट के विलेजेस में जो पंचायत है ये एक तरीके से हेट्रोजेनस होती थी, यानी एक ओलिगार्की देखने को मिलती थी। ओलिगार्की का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स जो है ये कंसेंसस को डिसाइड करते थे, रूलिंग करते थे। ये ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा होता था, किसी एक पर्सन के द्वारा मेजर डिसीजंस नहीं लिए जाते थे। और पंचायत जो है वेरियस कास्ट और कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करती थी। और इसके बाद जो डिसीजंस हैं इन पंचायत के द्वारा जो लिए जा रहे थे ये बाइंडिंग्स होते थे मेंबर्स पर। पंचायत में जो हेडमैन होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, मुकद्दम कहा जाता था, मुकद्दम। ठीक है, मुकद्दम। और मंडल, कुछ सोर्सेज ये सजेस्ट करते हैं कि जो हेडमैन है इन्हें कंसेंसस के द्वारा चुना जाता था, विलेज एल्डर्स के कंसेंसस के द्वारा। लेकिन आपको याद होगा अभी जो हम क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं उसमें कहा गया था कि ये हेरिडिटी होता है। तो ये हेरिडिटी नहीं होता था, बल्कि एक सहमति होती थी। इनमें जो बुजुर्ग सदस्य होते थे वो अपनी सहमति से एक हेडमैन को डिसाइड करते थे, हेडमैन को इलेक्ट करते थे। अब हेडमैन कब तक ऑफिस को धारण कर सकते हैं? जब तक कि विलेज एल्डर्स का कॉन्फिडेंस है, यानी जिस दिन विलेज एल्डर्स ने डिसाइड किया कि ये पर्सन सही नहीं है, लोगों के हित में काम नहीं कर रहे हैं, या इनके रहते किसी तरह का वायलेशन हो रहा है, जो चीज़ें उस टाइम पे मान्य थी, तो उस टाइम पे विलेज एल्डर्स उन्हें डिसमिस भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाई थी। उसका वही रीज़न था कि जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर डिमांड होती है इस तरीके से कि आप उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं यानी, तो वैसे क्वेश्चंस में फैक्चुअल बातें काम नहीं आती, उन क्वेश्चंस में आपको डिकोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे पहला ही कथन जो ये गलत है, हेरिडिटी नहीं है। अभी हमने देखा क्या कि एल्डर्स पीपल के द्वारा चुना जाता था, और जैसा कि हमने देखा कि जो एल्डर्स हैं जब ये अपना विश्वास खो देते हैं उस पर्सन में तो उन्हें हटाया भी जा सकता है, यानी हेडमैन को हटाया भी जा सकता है एल्डर पीपल्स के द्वारा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बाकी अगेन देख लेते हैं क्या प्रिपरेशन विलेज अकाउंट्स का, बिल्कुल सही बात है। ड्यूटी तो था ही प्रॉपर वर्किंग इंश्योर की जाए। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, एक भी पॉइंट यहाँ पे बाहर नहीं है, आप साफ साफ पढ़ सकते हैं। जो विलेज अकाउंट्स के प्रिपरेशन के सुपरवाइज करने की बात है ये हेडमैन का काम है, मतलब क्वेश्चन ही यहाँ से फ्रेम किया गया है कुल मिला करके। इसके बाद अगर हम आगे पढ़ेंगे तो देखिए फंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है, यह भी है। और अगर हम और थोड़ा आगे चलें तो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बताया जा रहा है कि कास्ट बाउंड्रीज को डिसाइड की जाए, जैसा कि हमारा अगला ऑप्शन जो था वो इसी से संबंधित था। अगला सवाल देखिए, थोड़ा टाइम लगेगा क्वेश्चंस में, बट इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हम चीज़ों को डिटेल में ही डिस्कस करेंगे। और इसका फ़ायदा भी आप साफ तौर से देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल में काफ़ी टाइम से जुड़े हैं तो आपने खुद ही फील किया होगा कि हाँ, जिन क्वेश्चंस को हमने कवर किया, जैसे ज़मीनों को वाला सवाल, ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बेहद आसान हो गए होंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या कहा जा रहा है, अगेन यहाँ पे नोट वाली बात है, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। कौन सा जो रिप्रेजेंट नहीं करता है अर्ली हड़प्पन कल्चर और मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच के ब्रेक को? तो जैसा कि हमें पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर मेनली जो है ये 2 फेजेस देखने को मिलते हैं। अर्ली हड़प्पन फेज के बाद मेच्योर हड़प्पन फेज आता है, और ये जो मेच्योर हड़प्पन फेज है इनमें हम देखते हैं कि काफ़ी सारे सिटीज़ जो हैं ये अबेंडन हो गए हैं, कुछ नदियाँ सूख गई हैं, और लोगों के लाइफ स्टाइल में भी काफ़ी बदलाव आया है। कुल मिलाकर के ये एक डिस्ट्रक्शन की शुरुआत हम कह सकते हैं। और जब सिविलाइजेशन एंड पे होती है तो उससे कुछ सेंचुरीज पहले का ये टाइम पीरियड जो है ये मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड माना जाता है। तो देख लेते हैं क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं। पहला तो ये कि आपको लार्ज स्केल बर्निंग्स देखने को मिली कुछ साइट्स में, यानी कुछ जगहों में काफ़ी बड़े मात्रा में बर्निंग्स देखने को मिली। दूसरा ये कि कुछ सेटलमेंट्स अबेंडन देखने को मिले, यानी खाली देखने को मिले। तीसरा ये कि जो हाकरा रिवर है इसमें इसके कोर्स में शिफ्ट देखने को मिला। अब ध्यान दीजिए अगेन यहाँ पे नोट।
थीम्स एनसीईआरटी के पहले ही चैप्टर में ये जो चैप्टर है ब्रीक बीट्स एंड बोन्स, इनसे काफ़ी सारे सवाल आते हैं। ये चैप्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन से डील करता है और इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा वक्त लगाया था, करीबन 8-10 लेक्चर हो गए थे इस चैप्टर के, बट है भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसमें देखिए जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड की बात करते हैं तो एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन था सीएपीएफ में, आपको याद होगा कि जो हड़प्पन साइट्स हैं ये 1800 बीसी के आसपास हम देखते हैं चोलिस्तान और बाकी सारे रीजन्स में कि काफ़ी सारे साइट्स अबेंडन देखने को मिलते हैं। अबेंडन का मतलब ये है कि उन जगहों को छोड़ करके दूसरे जगह में लोग निर्वासित हो गए, या फिर उस जगहों के लोगों के बारे में हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि किस कारण से वो डिस्प्लेस हुए, बट वो जगहें जो है ये अबेंडन है, खाली हैं। उसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ सकते हैं मेच्योर हड़प्पन के बारे में कि काफ़ी सारे जो कल्चर्स हैं ये डिस्टिंक्टिव पॉटरी से एसोसिएटेड थे। एविडेंस देखने को मिलता है एग्रीकल्चर का, पेस्टोलिज्म का, कुछ क्राफ्ट्स के भी एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। सेटलमेंट्स जो है ये स्मॉल होते थे, ठीक है, शुरुआत की हम बात करें, और कोई वर्चुअली लार्ज बिल्डिंग नहीं देखने को मिलती, और ऐसा लगता है कि एक ब्रेक देखने को मिल रहा है, यानी एक ट्रांजिशन हम कह सकते हैं। और ईयरली हड़प्पन और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इनमें यही है कि जो एविडेंट देखने को मिलते हैं लार्ज स्केल बर्निंग के कुछ साइट्स में, इसके अलावा सर्टेन सेटलमेंट्स में अबेंडनमेंट भी देखने को मिलता है। तो ये दोनों पॉइंट्स डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि एसोसिएटेड हैं मैच्योर हड़प्पन फेज के साथ। इसका मतलब 1 और 2 तो आंसर होगा नहीं। अगर आप 1 को भी समझते हैं या 2 को भी, जैसे डेफिनेटली अबेंडनमेंट वाला पॉइंट तो आपको याद होगा ही, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने कवर किया है तो वैसे भी हमने डिस्कस किया था चोलिस्तान और बाकी सारे रीजन्स में हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोगों ने इन स्थलों को छोड़ दिया, ये जो साइट्स हैं ये खाली देखने को मिलती है मैच्योर हड़प्पन फेज में। तो 2 तो आंसर हमारा होगा नहीं, क्योंकि नॉट रिप्रेजेंट बोला है, तो 2 को हम एलिमिनेट करेंगे। इस तरह से 1 भी गलत है, क्योंकि लार्ज स्केल बर्निंग्स तो मिलती हैं। आंसर क्या बचा हमारा? ऑप्शन डी, अ शिफ्ट इन द कोर्स ऑफ हाकरा रिवर। ऐसा कोई शिफ्ट अलग से नहीं देखने को मिलता, तो सही आंसर ऑप्शन डी है। यह सवाल भी बेहद आसान है। देखिए क्या कहा जा रहा है, तोसाली इज नोन इन इंडियन हिस्ट्री एज द नेम ऑफ। तो तोसाली किस वजह से विख्यात है? पहला ये कि ये जैन ब्रदर थे बुद्धिस्ट उपाली के। दूसरा ये कि एक प्रोविंशियल सेंटर होता था मौर्यन एम्पायर के टाइम पे। या फिर ये महापद्मनंद जो कि नंद वंश के राजा थे, नंद वंश के संस्थापक थे, उनकी पत्नी का नाम है। और चौथा ये कि आंध्र प्रदेश की एक पवित्र नदी का नाम है। अगेन थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री के पेज 32 में फर्स्ट पार्ट ही है ये। यहाँ से देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज है ये। उम्मीद है आपको ये याद होगा कि यहाँ से लगातार 2 साल सीएपीएफ में क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो यही कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस के जो अभिलेख हैं उनमें कौन सी भाषा है, कौन सी लिपि हैं, इन चीज़ों को हमने बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस किया है। दोबारा उन चीज़ों को रिपीट करने का कोई खास फ़ायदा नहीं है। आगे हम बात करते हैं देखिए मौर्यास के बारे में। एम्पायर को किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जा रहा था? देखिए 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे। हम बात कर रहे हैं अशोक के टाइम की। 5 मेजर कौन कौन से पॉलिटिकल सेंटर थे? तो पहला तो ये कि राजधानी पाटलिपुत्रा थी, ऑब्वियसली राजधानी पाटलिपुत्रा थी। और प्रेजेंट नेम क्या है पाटलिपुत्रा का, ये आप कमेंट करके बताइए। प्रोविंशियल सेंटर कौन कौन से थे, यानी कुछ सेंटर्स में जो प्रांत के आधार पर जो सेंटर बनाए गए थे उनमें तक्षशिला है, उज्जैनी है, तोसाली है, सुवर्णगिरी है, सुवर्णगिरी, और ये सारे अशोक के अभिलेखों में मेंशन्ड है। अब देखिए इन नामों को पढ़ना काफ़ी नहीं होगा। अगर आप इन नामों को पढ़ करके छोड़ रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने अच्छे से एनालाइज नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो सिविल सर्विसेज में लास्ट ईयर क्वेश्चन भी था और इन सेंटर्स के ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। और ये डायरेक्टली नहीं था ऑब्वियसली, बट इनसे संबंधित सवाल हैं। अगर आप इन चीज़ों को मैप में लोकेट करके ध्यान रखेंगे कि ईस्टर्न पार्ट है या वेस्टर्न पार्ट है, कौन से पोर्ट से संबंधित है, क्योंकि पोर्ट्स पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, या कौन से अलग से सेंटर होते थे, तो जैसे सुवर्णगिरी पे क्वेश्चन बनाए, तो इन सब चीज़ों को आपको कवर करना है। फिलहाल एक इंपॉर्टेंट चीज़ और समझ लीजिए। देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ये उन एरियाज में स्ट्रॉन्गेस्ट था जो कैपिटल के अराउंड थे और जो प्रोविंशियल सेंटर्स में होते थे। यही वजह है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, यानी जो राजा की पकड़ है, ये इन क्षेत्रों में ज़्यादा है जो कैपिटल के पास हैं या जो प्रांत के मुख्य केंद्र होते थे, ठीक है। अब ये जो सेंटर्स हैं ये जानबूझ करके बहुत ही स्ट्रेटजिकली सही लोकेशंस को चुना गया था, जैसे तक्षशिला है, उज्जैनी है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो लॉन्ग ट्रेड रूट्स हैं, जो यात्रा की जो इंपॉर्टेंट रूट्स होती हैं, इनके आसपास अगर शहर होंगे और इनमें अच्छी कंट्रोल होगी, अच्छी होल्ड होगी किंग की, तो डेफिनेटली ये एक मेजर स्टेट के रूप में वो किंगडम उभर करके आएगी। और यही रीज़न है जब आप तक्षशिला और उज्जैनी को मैप में लोकेट करेंगे और उस टाइम के इंपॉर्टेंट जो अशोक का टाइम पीरियड है उस टाइम के इंपॉर्टेंट रूट्स को देखेंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट रूट
निकल करके सामने आएगा। सुवर्णगिरी यानी स्वर्ण से ये संबंधित है, यानी गोल्डन माउंटेन, स्वर्ण का ये रास्ता, गिरी का मतलब पर्वत होता है, तो सुवर्णगिरी जो है ये गोल्डन माउंटेन का जो अर्थ है इसका, ये एक इम्पोर्टेंट स्थल रहा होगा, क्योंकि ये जो गोल्ड माइंस हैं, जो कर्नाटक में जो गोल्ड माइंस हैं उसके टैपिंग के लिए एक इम्पोर्टेंट साइट रहा। तो ये मैप हमारी एनसीईआरटी के अंदर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम अगर कवर करें इंपॉर्टेंट साइट्स को, अशोकन साइट्स को, तो पहला ये तक्षशिला आपको ध्यान होना चाहिए, मानसेहरा है, शहबाजगढ़ी है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आप बताइए कि जो मानसेहरा और शहबाजगढ़ी हैं इनमें किस लिपि में, किस स्क्रिप्ट में, लिपि को स्क्रिप्ट कहते हैं, और किस लैंग्वेज में अशोक के अभिलेख देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये नॉर्दर्न इंडिया के अभिलेख से अलग है। नॉर्दर्न इंडिया में ब्राह्मी लिपि देखने को मिलता है, बट ये वेस्टर्न पार्ट है अशोकन अभिलेखों का, तो यहाँ पे अलग लिपि है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। और हम डिस्कस कर रहे हैं तोसाली के बारे में, तो देखिए जो प्रेजेंट नहीं, उस टाइम का जो कलिंगा था, ठीक है, और कलिंग का जो किंगडम है, इसी की जो राजधानी है ये तोसाली थी, तो ये ओडिशा वाले रीजन में था। इसके बाद उज्जैन देख लीजिए, ये उज्जैन, और ये एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है। इसी तरह से बाकी के जो साइट्स हैं जैसे लोरिया अराराज हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रामपुरवा है, लुम्बिनी है। अब हर एक जो इंपॉर्टेंट अशोक के एडिक्ट्स हैं जिन जगहों पे मिले हैं उनसे कुछ ना कुछ एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं, बट ये हमने ऑलरेडी कवर किया है, ठीक है, बहुत ही डिटेल में। तो उम्मीद है आपने उन वीडियोज़ को देखा होगा। ये देखिए येरागोड्डी के बारे में हाल ही में सिविल सर्विस में क्वेश्चन आया था, ठीक है, किस रीजन में है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये कालसी जो है ये उत्तराखंड में है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ये आपके ध्यान में होने चाहिए। गिरनार है, गिरनार ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोपारा है, सन्नाथी है, मास्की हैं, ये साइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्वर्णगिरी से भी हाल ही में सवाल आया था, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब बताइए इसका आंसर क्या है? ऑब्वियसली आंसर ऑप्शन बी है, तो प्रोविंशियल सेंटर इन मौर्यन एम्पायर। तो यहाँ हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया, और भी बहुत सारे सवाल हैं, बट हम नेक्स्ट पार्ट में उन्हें कवर करेंगे, और अगले वीडियो में भी इसी तरीके से हम क्वेश्चंस की इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। उम्मीद है आपको इस सीरीज़ से हेल्प मिलेगी। आप प्लेलिस्ट में ज़रूर चेकआउट करें अगर आपने पुराने सीरीज़ को फॉलो नहीं किया है तो। धन्यवाद, जय हिंद।